तो चलिए फिर अभी शुरू करते हैं। जो अब इससे पहले जो था आपका गति से रिलेटेड जो चैप्टर था वो भी खत्म हो चुका था, लेकिन उसका एक टॉपिक था आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन करके, तो वो वाला टॉपिक बचा हुआ था। तो पहले सोचे उसको भी खत्म कर ले। ताप और टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी चैप्टर था वो तो हम खत्म कर चुके हैं इससे पहले का वीडियो में, ठीक है। तो आज से जो हम ये सरल आवर्त गति के बारे में देखेंगे। तो सरल आवर्त गति या फिर आवर्त गति कहते किसको है, ठीक है। तो आवर्त गति क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट के आगे या पीछे गति करना, एक पॉइंट के आगे या पीछे गति करना आवर्त गति कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि कोई पॉइंट फिक्स कर दिया, हम इसके आगे पीछे फिक्स समय पे आगे पीछे कर रहे हैं। तो यहां से हम चले, ठीक, इस पॉइंट से चले, यहां से यहां तक गए, फिर यहां से यहां आए, फिर वापस यहां तक जब गए तो इसको हम एक आवर्त काल कहते हैं, ठीक, या फिर एक दोलन काल कहते हैं। मतलब यहां से चले थे, यहां से यहां आए बी पॉइंट पर, फिर बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पर चले गए, इसको हम एक आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। इसमें हो जाता है किसी भी एक पॉइंट, एक फिक्स बिंदु के आगे पीछे की का जो गति होता है उसको हम आवर्त गति कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, आवर्त गति किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराता हो, एक निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में, निश्चित पथ पर निश्चित समय अंतराल में अपने गति को क्या करता हो, दोहराता हो। एक बार गया फिर वापस आया, फिर एक बार गया फिर वापस आया, इसको हम क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं, ठीक। आप लोग भी कभी कभी किसी गली में जाते होंगे बार बार चक्कर में आगे पीछे, तो वो हो जाता है आवर्त गति हो गया आपका। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। एक ही चीज के आगे पीछे गति करना, तो आप भी करते होंगे किसी एक पॉइंट के आगे पीछे गति, तो उसको कहते हैं आवर्त काल। आवर्त गति को दोलन गति भी कहा जाता है, आवर्त गति को दोलन गति भी कहा जाता है, ठीक है। आवर्त गति जो होता है, जैसे पेंडुलम की जो गति होती है उसको आवर्त गति कहते हैं। एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं, जैसे कि ये एक पिंड है, ठीक, इसमें हम एक ताला को लटका दिए हैं जो एक पिंड के रूप में। अब यदि हम इसको यहाँ पे हम फिक्स कर दे, ठीक, अब इसको क्या किया, यहाँ पकड़ के छोड़ दिए, ये एक बार यहां से यहां गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, तो ये जो गति कर रहा है इसी को हम आवर्त गति कहते हैं। इसका जो मिड पॉइंट होगा, यहाँ वाला पॉइंट जो है ये इसका मिड पॉइंट है, इसको यदि हम छोड़ेंगे तो यहीं आके वापस रुकेगा कुछ देर के बाद, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका पॉइंट, ये हो गया मिड पॉइंट, और इसको हम यहां से पकड़े और यहां तक ले गए, ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु यहाँ हो गया, और यहां से हम इसको छोड़ दिए, ये हो गया दूसरा अंतिम बिंदु, यहां तक आता है, फिर यहाँ जाता है और फिर इधर आता है, ठीक है। तो ये जो हो गया इसका एक आवर्त काल हो गया, यहां से चला, एक बार यहां गया और फिर वापस यहां पहुंचा, उसको कहते हैं एक आवर्त काल। तो ये एक पॉइंट यहां से चल के वापस एक इस पॉइंट पे आया, फिर बी से वापस ए पॉइंट पे गया, मतलब ए पॉइंट से आया बी पर, और बी पॉइंट से फिर वापस ए पॉइंट पर जो गया, तो इस दूरी को हम कहते हैं आवर्त काल कहते हैं, ठीक है। तो जब दोलन करने वाला पिंड अपने बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद पुनः वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पे आता है। अभी तो दिखा है कि एक दो यहाँ जो था ताला यहाँ था, इसको हम ले जाके यहाँ से छोड़ते थे, ये हो गया प्रारंभिक बिंदु, यहाँ से हम छोड़े, ये क्या करता था, एक गोल से कर्व ड्रॉ करता था, यहाँ से आके यहाँ तक आता था, ठीक, उसके बाद फिर इधर जाता था। तो मान लीजिए यहाँ से हम छोड़े हैं, ये वापस यहाँ तक आया, ये हो गया एक अंतिम बिंदु, यहाँ से स्टार्ट किया प्रारंभिक बिंदु, यहाँ खत्म करके वापस जा रहा, ये हो गया अंतिम बिंदु, और ये बीच वाला पॉइंट जो होता है ये मध्य बिंदु हो जाता है, ठीक। यहां से स्टार्ट करके फिर वापस यहां तक जब पहुंचा तो उसको एक दोलन कहते हैं, मतलब एक बार वो दोलन करके गया है, ठीक। इसी एक दोलन को हम आवृत्ति भी कहते हैं। तो एक सेकंड में कितना बार वो दोलन करता है वो उसका आवृत्ति कहलाता है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो कितना बार में पहुंच पाता है। तो जब दोलन करने वाला पिंड अपने बिंदु से चलकर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद पुनः वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर जाए, उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद, अब दिखाते हैं फिर से एक बार, जैसे ये हो गया, इसका जो हो गया मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट आपका यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां से हम ले गए इसको यहां पे, तो यहां पे हम एक पॉइंट बना देते हैं, उसको लिख देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट यहां से ले गए इसको,
और यहां से क्या किया, यहां से छोड़ दिए। ये कहां तक जा रहा है, यहां तक आ रहा है, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, इसको जो हम फिर से दिखाते, ए से चला बी तक आया, फिर ए के पास जा रहा है, तो ए से चला, यहां से चला, यहां से आया बी पे, और पुनः ए पे जो आया, तो यहां से यहां तक जो आने में जो ये दो आ रहा है, यहां तक ए तक पहुंचा, तो इसको कहेंगे एक आवर्त। इसको कहेंगे एक आवर्त। ए से चला, बी तक आया, फिर बी से ए तक। उसके बाद क्या हो जाता है, एक आवर्त के बाद, एक आवर्त का जो बात है वो तो समझ में आ गया होगा, आवर्त गति। उसके बाद होता है जो सेकेंडरी लोलक, किसको कहते हैं, एक सेकंड में, एक सेकंड के अंदर, एक सेकंड में कोई भी चीज जैसे गया और वापस एक सेकंड में आया। ठीक, एक सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो 2 सेकंड का होता है। ये किसके अंदर होता है, तो सेकेंडरी लोलक जो होता है वो दीवार घड़ी के अंदर देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो दीवार घड़ी जो होता है उसके अंदर का जो लोलक होता है वो एक बार जाता है, 1 सेकंड लगता है उसको वापस जाने में, फिर वापस आने में उसको 1 सेकंड लगता है। ठीक, तो दीवार घड़ी के अंदर का लोलक जो होता है वो सेकेंडरी लोलक होता है, उसको उसका आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। अब फ्रीक्वेंसी, किसी कोई भी पिंड 1 सेकंड में जितना बार दोलन करता है, कोई पिंड 1 सेकंड में कोई पिंड जितना बार दोलन करता है उसको पिंड का आवृत्ति कहते हैं। कोई पिंड 1 सेकंड में जितना बार दोलन करते हैं, किसी सरल रेखा के आगे पीछे, यदि मान लीजिए एक लाइन यहां से हम खींच दिए, ये वाला, इसका एक मिड पॉइंट ये हो गया। अब कोई व्यक्ति इस पॉइंट के आगे पीछे या ऊपर नीचे, आगे पीछे गति कर रहा है या फिर ऊपर नीचे गति कर रहा है, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे एक सरल रेखा में गति करता है, तो उसको हम सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, किसी सरल रेखा के एक मध्य बिंदु के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे गति करे तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जो पेंडुलम होता है, लोलक होता है, उसमें क्या क्या होता है, तो यहाँ पे एक मध्य बिंदु होता है, तो एक दूसरा होता है अंत बिंदु, इस इधर या फिर उधर आप अंत बिंदु मान सकते हैं, और ये बीच वाले पॉइंट को हम मध्य बिंदु कहते हैं। तो मध्य बिंदु जहां से विस्थापन की माप की जा सकती है, यहां से ऊपर जाएंगे या फिर इस साइड जाएंगे। इस पॉइंट को यदि हम ए पॉइंट मान लेते हैं, ये हो गया हमारा पॉइंट बी। यदि हमें पॉइंट ए के तरफ जाए या फिर पॉइंट बी के तरफ जाए, तो हम जो ये पॉइंट, बीच वाले पॉइंट को हम ओ पॉइंट ले लिए, तो ओ पॉइंट से हमारा दूरी तो बढ़ेगा ही। ठीक है, या तो हम ए तरफ जाएंगे या फिर बी तरफ जाएंगे, तो हमारा क्या हुआ, दूरी तो दोनों तरफ बढ़ता है। और लोलक को एक बार को छोड़ देने के बाद वो वापस जो कुछ देर के बाद ये मध्य बिंदु पे आ गई स्थिर होता है। ठीक है, इसीलिए मध्य बिंदु को इसको रेस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। यहाँ पे आके स्थिर होता है अंत बिंदु, या फिर ये वाला पॉइंट जहाँ पे लोलक का विस्थापन महत्तम हो जाए, जहाँ पे लोलक का विस्थापन महत्तम हो जाए उसको हम अंत बिंदु कहते हैं। जैसे ये लोलक है, इसको हम ले से ऐसे करके छोड़ दिए, तो इधर जाके जहां तक ये गया, फिर वापस जहां से आने लगा जिस पॉइंट से, वो उसका विस्थापन पॉइंट हो गया। तो मैक्सिमम पॉइंट जहां पे जाके वो रुकता है उसको हम क्या कहते हैं, अंत बिंदु कहते हैं। उसके बाद होता है प्रभावी लंबाई। लटकाए गए बिंदु से लोलक तक की लंबाई जो होती है वो प्रभावी लंबाई कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर जो ये नीचे एक लोलक है, इसको इस बिंदु से हम लटका दिए गए हैं, तो इस बिंदु जो है, इस बिंदु का नाम दे दिए हम P। तो P बिंदु से यहाँ O पॉइंट तक का जो हाइट है H, P बिंदु से पॉइंट O तक का जो हाइट H है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे। P बिंदु से S तक का जो डिस्टेंस है, ये वाला हाइट ऊंचाई, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई। तो जिस बिंदु पे लटकाया गया है वहां से लेकर के लोलक तक जो रस्सी लगी हुई है, या फिर कोई माध्यम जो है, या फिर रड बोल दीजिए, रस्सी बोल दीजिए, जो लगा हो, तो उसकी जो ऊंचाई होगी, जिस बिंदु से लटकाया गया और जहां लोलक है वहां तक के जो ऊंचाई, उसी को हम क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई कहेंगे। उसके बाद प्रत्यानयन बल या फिर रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वह बल होता है जिसके कारण क्या होता है, कोई वस्तु वापस अपने पूर्वावस्था में आ जाता है। जैसे कोई रबर का गेंद होता है, उसको ऐसे आप दबा दीजिए, ठीक है, इसको जैसे ही आप दबाते हैं तो जो फिर वापस कुछ देर के बाद अपने शेप में आ जाता है। स्माइली बॉल एक आता है येलो कलर का, उसको जब आप दबा के छोड़ देते हैं कुछ देर बाद वो वापस अपने शेप में आ जाता है, वो तो आप समझ रहे हैं। ठीक, तो इसमें भी वही होता है, इसको जब हम यहाँ से हम ले गए अंत बिंदु पे, यहाँ से छोड़ देते हैं, तो कोई ये कुछ देर तक तो ये गति करता है, फिर कुछ देर के बाद क्या होता है, वो वापस अपने मध्य बिंदु पे आ जाता है। या फिर यहाँ ले जाके हम जैसे इसको छोड़ देते हैं, ये वापस अपने मध्य बिंदु की ओर आना चाहता है,
वापस किधर आना चाहता है, मध्य बिंदु के तरफ आना चाहता है। तो मध्य बिंदु के तरफ कौन ला रहा है, यही रीस्टोरिंग फोर्स जो रहा है वो अंत बिंदु से इसको मध्य बिंदु की तरफ ले आ रहा है। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल कहते हैं, प्रत्यानयन बल या फिर रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो वह फोर्स जो कि किसी वस्तु को अपने पूर्वावस्था में इनिशियल पोजीशन में लाने का काम करता है, उसको हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है इसमें अंत बिंदु और मध्य बिंदु के बीच में और क्या क्या सब पॉइंट आता है। जब देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु पर जब कोई भी पिंड कहेगा मध्य बिंदु पे है, जब कोई भी पिंड मध्य बिंदु पे है तो उसमें क्या सब होगा और क्या क्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम इधर वाला जो पार्ट है उसको हम इरेज करते हैं, फिर लिखते हैं जो मध्य बिंदु पर क्या क्या मिलेगा और अंत बिंदु पे क्या क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं जब कोई जो पेंडुलम होता है, लोलक होता है, जब वो गति कर रहा होता है, जब कोई लोलक गति कर रहा होता है तो उसमें एक मध्य बिंदु पे पहुंचता है, दूसरा अंत बिंदु पे पहुंचता है। तो मध्य बिंदु और अंत बिंदु पे पहुंचने और वापस आने में 3-4 पॉइंट, टोटल जो है 6 पॉइंट है, 6 चीज होता है जो उसको वापस लाता है और अपने मध्य बिंदु तक पहुंचाने में कार्य कर रहा होता है। तो पहला क्या होता है, जब अंत बिंदु पे वो आता है, जब कोई पिंड, लोलक का जो पिंड होता है या द्रव्यमान वाला जो पिंड नीचे लगा होता है लोलक में, वो वाला पिंड जब किसी अंत बिंदु पे रहता है तो क्या सब ज्यादा महत्तम रहता है और क्या न्यूनतम रहता है वो हम देखते हैं। तो जब मान लीजिए ये लोलक है, इसको हम क्या कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ गया, गति करके ये अंत बिंदु पे पहुंचा। तो गति करके जब अंत बिंदु पे पहुंचता है, तो अंत बिंदु पे पहुंचने के बाद वो क्या होता है, रुकता है, फिर वापस नीचे की ओर आता है। अंत बिंदु पे पहुंचने के बाद रुका, फिर नीचे की ओर आने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक जाते समय उसमें गति का ऊर्जा जो था वो क्या था, बहुत ज्यादा था। तो जितना उसमें गति की ऊर्जा थी वो यहाँ से यहाँ तक गति करने में वो लगाया। अब उसके पास गति करने के लिए ऊर्जा बचा नहीं बचा। जब गति के लिए ऊर्जा बचा ही नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे अंत बिंदु पे क्या हो जाएगा, गति का ऊर्जा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अंत बिंदु पे क्या होता है, गति ऊर्जा 0 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, गति ऊर्जा क्या हो जाता है, अंत बिंदु पे 0 हो जाता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा और ऊपर करके इसको लिख देते हैं। ये हो गया अंत बिंदु। अंत बिंदु में गति ऊर्जा जो था 0 हो गया। अब क्या, दूसरा वेग होता है। तो वेग जो था इसमें जितना वेग से यहाँ तक गया था, ठीक है, जो वेलोसिटी से गया था वो वेग 0 हुआ होगा तब ना गति ऊर्जा 0 हुआ होगा। तो वेग 0 होगा तब तो यहाँ से वापस आएगा। तो उच्चतम पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये रुकता है तो फिर ना नीचे गिरता है। तो जब रुका जैसे ही, तो वहां पे क्या हो, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो गति ऊर्जा भी 0 और वेलोसिटी भी 0 हो जाता है, वेग भी 0 हो जाता है। कहां पे, अंत बिंदु पे। अंत बिंदु पे जाने के बाद क्या होता है, गति ऊर्जा और वेग दोनों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, त्वरण। अब यहाँ पे पहुंच गया तब क्या करेगा, ये नीचे की ओर आएगा। नीचे की ओर आएगा तो त्वरण ज्यादा होगा, जितना ज्यादा त्वरण होगा उसी वेग से वो नीचे आएगा। तो नीचे जब आने लगेगा त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ता है। त्वरण का मान बढ़ेगा तो वो नीचे की ओर आएगा। तो वहां पे अंतिम बिंदु पे क्या हो जाएगा, त्वरण महत्तम हो जाएगा। तो त्वरण का मान क्या हो जाएगा, महत्तम या फिर हाई। त्वरण के बाद आता है विस्थापन। विस्थापन तो यहां से चला था और यहां तक, ये मैक्सिमम पॉइंट तक ये गया, उसके बाद ये वापस आ गया। तो मैक्सिमम पॉइंट तक गया तो विस्थापन क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो अंत बिंदु पर विस्थापन भी क्या हो जाता है, महत्तम। ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अस्थितिज ऊर्जा। अस्थितिज ऊर्जा क्या होता है, किसी भी पार्टिकल में उसके स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को हम अस्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो उस स्थिति के कारण ऊर्जा होती है तब तो वहां से हम
जहां तक गया था मैक्सिमम पॉइंट पे जो गया था, वहां जाने के बाद उसका ऊर्जा तो खत्म हो गया। अब ऊर्जा जब वेग खत्म हो गया तब वहां से जो वापस आएगा तो किस ऊर्जा से आएगा, वो ऊंचाई पे है। तो ऊंचाई पे जब कोई वस्तु रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के हिसाब से लगता है, ठीक है। तो ऊंचाई पे है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा कम करता है। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जितना ज्यादा ऊंचाई पे चीज रहेगा उसका स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो उतना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे जो होता है स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, किसका, इस पिंड का जो स्थितिज ऊर्जा है अंत बिंदु पे क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अंत बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा महत्तम। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या हो गया, हाई हो गया। कहाँ, अंत बिंदु पे पोटेंशियल एनर्जी हाई, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या था, लो था। काइनेटिक एनर्जी लो था। कहाँ पे, इन अंत बिंदु पे। गतिज ऊर्जा वहां जाके गति तो वो कर नहीं रहा, गति तो वहां मैक्सिमम गति वहां जाके उसको इंड हो गया। तो वहां से स्थिति के कारण इन्हें नीचे आएगा। तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा हाई है अंत बिंदु पे। अंत बिंदु पे स्थितिज ऊर्जा हाई है लेकिन गतिज ऊर्जा क्या है, कम है। अब क्या हो जाता है, प्रत्यानयन बल। प्रत्यानयन बल कब लगेगा, जब कोई वस्तु अपने पोजीशन से किसी कहीं दूर चला जाए, ठीक, तो वापस अपने पोजीशन पे लाने में प्रत्यानयन बल लगता है। ये इसका अपना पोजीशन कौन सा था, मध्य बिंदु। अपने पोजीशन से कहाँ गया, अंत बिंदु पे गया है। तो पोजीशन इसका चेंज हुआ है, तो पोजीशन चेंज हुआ है तो प्रत्यानयन बल भी ज्यादा यहाँ पे होगा, ठीक है। मध्य बिंदु पे प्रत्यानयन बल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले से अपने पॉइंट पे है। जो पहले से अपने पॉइंट पे है तो उसमें प्रत्यानयन बल उसको वापस क्या अपने पॉइंट पे लाएंगे, ठीक है। यहाँ पे प्रत्यानयन बल मध्य बिंदु पे नहीं लगेगा, जबकि अंत बिंदु पे प्रत्यानयन बल क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ भी हो जाएगा महत्तम। अब क्या होगा, प्रत्यानयन बल मध्य बिंदु पे लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो पहले से अपने पोजीशन में है। यहाँ पे प्रत्यानयन बल क्या हो जाएगा, न्यूनतम या फिर लो। ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा तो स्थिति के कारण होता है। इसका स्थिति तो सबसे ऊंचा यहाँ पे था, अब ये वापस अपने पोजीशन पे नीचे आ गया। अब तो इसमें स्थितिज ऊर्जा लगेगी नहीं, ठीक है। जब कोई वस्तु नीचे जमीन पे पड़ी हुई है तो उसमें क्या स्थितिज ऊर्जा होगी, जब कोई वस्तु यहाँ पे इसको रखे तब तो ये स्थिति के कारण नीचे गिरता है। यहाँ पे रखे, अब स्थिति के कारण क्या करेगा, नीचे की और गिरेगा। तो क्योंकि इसको अर्थ जो है अपने अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने तरफ खींच रहा होता है। तो जब कोई वस्तु ऊंचाई पे होता है तब उसमें स्थितिज ऊर्जा होता है। तब यहाँ पे तो ये ऊंचाई पे रहा नहीं, अब ये वापस अपने मध्य बिंदु पे पहुंच गया। जब अपने मध्य बिंदु पे पहुंच गया तो स्थितिज ऊर्जा भी क्या हो जाएगा, न्यूनतम या फिर जीरो। या फिर इसको आप जीरो भी लिख सकते हैं। अब क्या, विस्थापन। अब यहाँ पे जब कोई वस्तु अपने ही पोजीशन पे खड़ा है, अपने ही पोजीशन पे खड़ा है तो उसमें क्या विस्थापन हुआ होगा, कुछ नहीं। तो विस्थापन भी क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। त्वरण, जब विस्थापन है, जब कोई वस्तु नीचे यहाँ पे आके रुक गया है, ये ऊपर से नीचे आ रहा था तब तो गति में था, तो तब वहां पे त्वरण अपने वेग में परिवर्तन कर रहा होगा तो त्वरण लगता है। अब तो यहाँ पे ये विराम अवस्था में मध्य बिंदु पे पड़ा हुआ है। जब विराम अवस्था में अपने मध्य बिंदु पे पड़ा हुआ है तो इसमें त्वरण क्या होगा, यहाँ पे त्वरण भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा या फिर न्यूनतम कहिए। गतिज ऊर्जा क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे जब ये वस्तु है तो इसको इधर वापस इधर जाता है। जब ये यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से क्या होगा, फिर इस तरफ जाएगा, जाता है ना। यहाँ पे इधर इसका एक पॉइंट बनता है, तो यहाँ से यहाँ तक फिर जो जाएगा तो यहाँ पे गति ऊर्जा क्या है, उसके पास गति करने के लिए ऊर्जा मिल गई है वापस। तो गति ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और गति ऊर्जा ज्यादा होगा तो वेग भी क्या होगा, वेग भी ज्यादा हो गया अब इसके पास। ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा जो मध्य पॉइंट और मध्य बिंदु और अंत बिंदु जो होता है उसके बीच कौन कौन फैक्टर होता है और किसका मान कहाँ पे जितना ज्यादा और कहाँ पे कम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु पे वेग का मान महत्तम होता है, गति ऊर्जा का मान महत्तम होता है, त्वरण का मान न्यूनतम होता है, विस्थापन का मान न्यूनतम,
अस्थितिज ऊर्जा का विमान न्यूनतम और प्रत्यानयन बल का विमान न्यूनतम होता है। और वहीं पे जो अंत बिंदु पे जो है वेग और गति ऊर्जा का मान न्यूनतम, वेग और गति ऊर्जा का मान न्यूनतम कहाँ पे? अंत बिंदु पे। अंत बिंदु पे वेग भी न्यूनतम और गति ऊर्जा भी न्यूनतम। बाकी जो है त्वरण, विस्थापन और अस्थितिज ऊर्जा, त्वरण, विस्थापन और अस्थितिज ऊर्जा जो होता है इसका मान मैक्सिमम होता है। इसको शॉर्टकट में याद रखने के लिए आप ये याद रख लीजिए कि अंत बिंदु पे जो है कौन कौन न्यूनतम होता है, तो वेग और गतिज ऊर्जा। तो अंत बिंदु पे कौन कौन न्यूनतम होता है? वेग और गति ऊर्जा न्यूनतम, बाकी सब महत्तम। वेग और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, बाकी सब महत्तम। और मध्य बिंदु पे वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम, बाकी सब न्यूनतम। मध्य बिंदु पे कौन कौन? वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम, वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम कहाँ पे? मध्य बिंदु पे। वेग और गतिज ऊर्जा महत्तम कहाँ पे? मध्य बिंदु पे, बाकी सब न्यूनतम, बाकी सब न्यूनतम। और अंत बिंदु पे वेग और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, बाकी सब महत्तम, बाकी सब महत्तम। ये हो गया शॉर्टकट ट्रिक, मतलब सबको बारी बारी से नहीं रखने के बदले आप दो को याद कर लीजिए कि दो इसमें न्यूनतम होता है और इसमें ये दोनों महत्तम होता है। बाकी सब जो है इसमें न्यूनतम हो जाएगा और अंत बिंदु में बाकी सब क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। तो ये वाला चार्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसके बाद आगे का जो टॉपिक है वो हम लिखते हैं। अब क्या बचा? आवर्तकाल किसे कहते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन क्या होता है? यहाँ से एक पॉइंट ए से चले, बी पे पहुंचे, फिर वापस ए पे पहुंच गए, तो उसको हम कहते हैं एक दोलन। तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल का सही मात्रक क्या है? सेकेंड है। आवर्तकाल का सही मात्रक सेकेंड। आवर्तकाल का सही मात्रक सेकेंड। अब आवृत्ति, अच्छा आवृत्ति किसे कहते हैं? इकाई समय में जो है कितना आवर्तकाल वो तय करता है, तो उसको हम इकाई समय में कुल कितना आवर्त वो तय करता है उसको हम आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। तो अब आवर्त की संख्या जिसको आवृत्ति की संख्या, आवृत्ति संख्या होता है लोलक द्वारा एक सेकेंड में किए गए कुल आवर्त की संख्या। लोलक द्वारा एक सेकेंड में किए गए कुल आवर्त की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। मतलब हुआ कि एक सेकंड में कोई लोलक कितना बार एक अपने मध्य बिंदु के ऊपर नीचे या फिर आगे पीछे जाता है एक सेकंड में। जैसे सिलाई मशीन चलाते हैं, सिलाई मशीन का जो मध्य बिंदु कोई एक पॉइंट होता है, ठीक, ऊपर का प्लेट होता है, प्लेट के नीचे सुई जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो मान लीजिए यदि प्लेट को मध्य बिंदु मान लें और उस मशीन को चलाएं, तो उसमें देखेंगे कि वो मशीन जो का जो सुई है वो उस प्लेट के ऊपर नीचे कितने बार एक सेकेंड में आती है, ठीक है। या फिर झूले पे झूलता हुआ कोई आदमी है तो एक सेकंड में कितने बार अपने एक मध्य बिंदु के आगे या फिर पीछे आता और जाता है, ठीक। तो उसका क्या हो गया? आवृत्ति हो गया। तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाता है? आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज हो जाता है। आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज हो जाता है, ठीक। आवृत्ति को हम तरंग भी बोलते हैं, आवृत्ति को हम तरंग भी बोलते हैं। उसके बाद या फिर कंपन, तरंग या फिर कंपन भी बोलते हैं आवृत्ति को, कंपन भी आवृत्ति को ही बोला जाता है, ठीक। अब लोलक के दोलन से जुड़े कुछ तथ्य। लोलक का जो दोलन होता है, लोलक जो दोलन करता है तो उससे जुड़ा हुआ और क्या क्या तथ्य है? कहता है लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान और अंत बिंदु पर निर्भर नहीं करता है। लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पे या फिर उसका अंत बिंदु पे निर्भर नहीं करता है। जैसे कि कोई एक यहाँ पे लोलक है, एक दूसरा यहाँ पे है, ठीक। तो इसका जो मान लीजिए ये वाला लोलक है 2 kg का या फिर 200 ग्राम का, और ये वाला जो लोलक है ये है 300 ग्राम का, ठीक है। ये 200 ग्राम और ये 300 ग्राम का है, तो इसका आवर्तकाल पे ये ग्राम का जो मास है, मास पे डिपेंड नहीं करता है इसका आवर्तकाल, ठीक है। या फिर इसका जो अंत बिंदु ये यहीं तक जाता है, जो इसका अंत बिंदु यहीं तक यहाँ तक जाता है, ठीक है। तो ये भी डिपेंड नहीं करता है किसके आवर्तकाल पे, अंत बिंदु पे, ठीक। आयाम पे डिपेंड नहीं करता है किसका? लोलक का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान या फिर आयाम पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है? तो आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल का फॉर्मूला होता है √L/G, ठीक है। L हो गया उसका लंबाई, ठीक है। G हो गया गुरुत्वीय त्वरण, G हो गया
गुरुत्वीय त्वरण मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। और एल क्या हो गया, उसका लंबाई हो गया, जिस बिंदु पे लटकाया हुआ है लोलक को उस बिंदु से नीचे द्रव्यमान वाले बिंदु तक का जो लंबाई है उसको एल कहेंगे। यहाँ पे लोलक का आवर्तकाल किस पे निर्भर करता है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है, लंबाई और ग्रेविटेशनल फोर्स, लंबाई और ग्रेविटेशनल फोर्स। लंबाई बढ़ेगा तो जो है उसका जो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, ठीक है। लंबाई घटेगा तो क्या होगा, आवर्तकाल घट जाएगा, लंबाई घट जाएगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि झूले पे एक लड़का झूले पे झूल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक लड़का यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कोई झूला झूल रहा है। अब कहेगा जो इस झूला पे यदि ये झूले पे खड़े हो जाए, खड़ा होके झूलने लग जाए, ठीक। बैठने के बाद ये क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। खड़ा हो जाएगा तो इसका क्या, सेंटर ऑफ मास ऊपर चले जाएगा। अब सेंटर ऑफ मास जब ऊपर चलेगा तो यहाँ से हाइट इसका घट जाएगा। हाइट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। हाइट घट जाएगा तो झूले का गति क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, झूले का गति क्या होगा, घट जाएगा। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया है, आईटीआई में भी पूछा गया है, डिप्लोमा और आरआरबी एएलपी में भी पूछा गया है। जो यदि झूले पे बैठा हुआ आदमी अचानक खड़ा हो जाए झूले पे, तो झूले की गति में क्या परिवर्तन होगा, तो झूला क्या होगा, धीमे धीमे झूलने लगेगा। झूला क्या की गति धीमे हो जाती है। तो जो इसका जो है आवर्तकाल किस पे डिपेंड करता है, लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है, ठीक। तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा जो आवृत्ति किसको कहते हैं, आवर्त संख्या क्या होता है, लोलक और दोलन में क्या से जुड़े क्या क्या तथ्य है और वो किस किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद का पॉइंट हम लिखते हैं। अब देखते हैं बाकी का जो कुछ पॉइंट बचा हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये हमारा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आवृत्ति जो होता है आवर्त का विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, आवर्त काल का। आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घट जाएगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो आवर्तकाल घट जाएगा, ठीक है। तो आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरी पहला, उसके बाद पृथ्वी सूर्य के चारों ओर आवर्त गति करती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कौन सी गति करती है, एक तो हो जाएगा वृत्तीय गति भी करती है, दूसरा आवर्त गति भी करती है। आवर्त गति करती है जिसका आवर्तकाल कितने दिन का है, तो आवर्तकाल 1 वर्ष का होता है। आवर्तकाल कितने दिन का होता है, 1 वर्ष का होता है। तो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है, 1 वर्ष में लगाती है। तो जिस पॉइंट से शुरू करते हैं चक्कर लगाना उस पॉइंट पे वापस 1 वर्ष में आता है। तो 1 वर्ष क्या हो गया, उसका आवर्तकाल हो गया। घड़ी का जो सुई है वो भी आवर्त गति करती है, घड़ी की सुई भी आवर्त गति करती है। वो जिस पॉइंट से वो चलना प्रारंभ करती है वापस उसी पॉइंट पे आने में उसको कितने टाइम लगते हैं, तो लगभग 24 घंटे लग जाते हैं वापस उतना बजाने में। जैसे अभी दिन के 12 बजे हैं तो वापस दिन के 12 बजने में 24 घंटे का समय लगता है। तो घड़ी का जो सुई होता है वो भी कौन सी गति करती है, आवर्त गति करती है। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाने से आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है। गर्मी में जैसे ही लोलक की लंबाई बढ़ती है तो क्या होता है, आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक। तो अब कैसे बढ़ जाता है, इसके लिए हम फॉर्मूला को देखेंगे। तो आवर्तकाल का फॉर्मूला T इक्वल टू होता है √L/G। आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू √L/G। L क्या हो गया, लंबाई हो गया लोलक की, G क्या हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। यदि हम अंडर रूट को हटाएं तो क्या हो जाएगा, इस साइड में स्क्वायर लाना होगा हमको। तो T² इक्वल टू L/G हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए ऊपर वाला जो होता है L, ये क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, L के है। मतलब L बढ़ेगा तो T भी बढ़ेगा, L घटेगा तो T भी
घटेगा, लेकिन वहीं पे जी बढ़ेगा तो टी क्या होगा, घटेगा, और जी घटेगा तो टी बढ़ेगा। जहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्यादा होगा वहाँ पे जो है टाइम आवर्तकाल कम हो जाएगा, जहाँ गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा वहाँ आवर्तकाल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ती है, लंबाई बढ़ने से आवर्तकाल बढ़ता है। लोलक की लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, और गुरुत्वीय त्वरण बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटा, और गुरुत्वीय त्वरण घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा, रिवर्स होता है। और यह आवृत्ति जो होता है वो आवर्तकाल का रिवर्स में आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो आवृत्ति का जो फॉर्मूला होता है वो 1 बटा आवर्तकाल होता है। इकाई समय में कितना आवर्त वो चलता है उसको आवर्तकाल चलता है, वो आवृत्ति हो जाता है। तो आवृत्ति का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 1 बटा आवर्तकाल। उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं n इक्वल टू 1/t। आवर्तकाल को हम t से सूचित करते हैं, आवृत्ति को हम n से सूचित करते हैं। तो आवर्तकाल आवृत्ति इक्वल टू हो जाएगा n इक्वल टू 1/t, या फिर उसको हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आवर्तकाल इक्वल टू 1/आवृत्ति, या मतलब t इक्वल टू 1/n। तो यहाँ तक का जो ये चैप्टर था ये क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन का चैप्टर था। तो ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है आज।